समझिए.com में समझेंगे। सरकार ने इस बार बड़ी बड़ी घोषणाओं से ज्यादा उन छोटी छोटी अहम परेशानियों को छूने की कोशिश की है जो मिडिल क्लास की रोजमर्रा की प्लानिंग बिगाड़ देती है। टैक्स, ट्रबल और ट्रीटमेंट से जुड़े बदलाव सीधे उसी जेब पर पहुंचते हैं जहां हर महीने का हिसाब बड़ी सावधानी से लगाया जाता है। 3 अहम बातें जो जरूरी हैं। नया टैक्स सिस्टम मिडिल क्लास के लिए कैसा है, पुराने और नए टैक्स सिस्टम में क्या अंतर है और सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम जानेंगे कि टैक्स बचाने के लिए मिडिल क्लास क्या हिसाब लगाए और क्या करे और क्या ना करे। देखिए समझिए.com। नया इनकम टैक्स रूल्स लागू होगा। मिडिल क्लास पैसे बचाने के लिए क्या हिसाब लगाए। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रूल्स लागू होने वाला है। नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। नया टैक्स पहले से कहीं आसान है और इसे अप्लाई करने में अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिडिल क्लास के लिए एक नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। ये इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने में सरल है, छोटा है। जहां पुराने में 800 से ज़्यादा सेक्शन सब सेक्शन मिला के थे, इसमें 500 550 सेक्शंस हैं। और ये किसी भी पढ़ने वाले के लिए, किसी भी टैक्स पेयर के लिए इसको समझना आसान है, इसको अप्लाई करना आसान है। सरकार ने भले ही टैक्स दरों में कोई तब्दीली नहीं की हो, लेकिन नियमों में किए गए व्यापक फेरबदल इस बात का साफ इशारा करते हैं कि अब टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने की तैयारी हुई है। टैक्स का गहरा असर नौकरी पेशा तबके की जेब और उनकी टैक्स प्लानिंग पर पड़ने वाला है। ऐसे में यह समझना लाजमी है कि नए नियम के हिसाब से मिडिल क्लास क्या करे और क्या नहीं करे। कंप्लायंस में भी सुविधा दी गई है और मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्ट्रक्चर पिछले साल ही 12 लाख की जब रिबेट आई थी, उसी समय इसको आसान बना दिया गया था। तो 12 लाख तक तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, और ऊपर से अब यह नया इनकम टैक्स एक्ट टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही सुविधा लाएगा, बहुत आसान बना देगा। टैक्स पेयर्स को बार बार एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता था, उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। अब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, सिंपल होगी, छोटा होगा, सरल होगा, और जिससे टैक्स देने वाले को परेशानी ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स की प्रक्रिया से जुड़ सके। दरअसल सरकार ने डिजिटल निगरानी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। नए नियमों के तहत हर तरह की इनकम और ट्रांजैक्शन की डिजिटल रिपोर्टिंग अब लाजमी कर दी गई है, जिससे टैक्स चोरी के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी और ई मनी को भी अब सख्त निगरानी के घेरे में लाया गया है। 1 अप्रैल 2026 से हर टैक्स पेयर को अपने डिजिटल लेन देन की पूरी तफसील देनी होगी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन पर शिकंजा कसने की रणनीति साफ नजर आती है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA के मोर्चे पर सरकार ने मेट्रो सिटी की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को शामिल कर लिया गया है, जिससे वहां के कर्मचारियों को 50% तक की टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन नोएडा, गुरुग्राम और नवी मुंबई जैसे शहरों को अब भी 40% की श्रेणी में रखना सियासी बहस को हवा दे रहा है, क्योंकि यहाँ किराया मेट्रो शहरों के बराबर ही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जहां डेटा आधारित जांच और सख्त समय सीमा तय की गई है। वहीं ट्रस्ट के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर राहत देने की कोशिश भी की गई है। देखा जाए तो सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को डिजिटल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा सियासी दांव है, जिसमें आम आदमी, कॉर्पोरेट और डिजिटल इकोनॉमी सभी को नए नियमों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये नया टैक्स सिस्टम क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 2026-27 का टैक्स सिस्टम आखिर कहता क्या है, मिडिल क्लास वालों के लिए ये क्या लाभ और नुकसान का विषय है। सबसे पहले इसे समझते हैं, क्योंकि जो 2026-27 टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोई जटिल कैलकुलेशन इसमें है नहीं है। सीए या फिर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। बचत की जगह यहाँ पर खर्च इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है आपको। मिडिल क्लास को राहत देने
या फिर कम स्लैब, कम झंझट, पहले के मुकाबले टैक्स की प्लानिंग करना, ये सब पूरा खेल अब बदल जाएगा, क्योंकि अब एटीसी या फिर एचआरए, एलटीए जैसी ज्यादातर जो छूट मिलती थी वो खत्म हो जाएंगी। सरकार का जो फोकस है वो कम कागजी कार्रवाई को लेकर है, ज्यादा पारदर्शिता चीजें बने, यानी कि आप क्या कर रहे हैं ये भी सरकार को पता होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बचत के नाम पर पैसा लॉक नहीं हो सकता। हाथ में पहले से ज्यादा या पहले की अपेक्षा आपके ज्यादा सैलरी आएगी। अभी तक आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, अब सरकार कहती है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, आप तो जो सैलरी है उसे खर्च करिए, आप मजे कीजिए, आप अपनी जरूरत की चीजों में उड़ाइए, आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, क्योंकि एक स्लैब फिक्स कर दिया है कि 12 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा एक बड़ी आबादी है जो कि 12 लाख से ज्यादा कमाती ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये लगातार कोशिश करते थे कि ये पॉलिसी ले लें या वो पॉलिसी ले लें, उससे वो बच जाएगा, वो टैक्स में उनको छूट मिल जाएगी। अब ये सरकार ने पूरे सिस्टम को करीब करीब खत्म करने की कोशिश की है। आपको मोटे तौर पर पुराने और नए टैक्स सिस्टम को समझाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, तभी आप विस्तार से समझ सकते हैं। असल में पुराने सिस्टम में ज्यादा टैक्स रेट थी, लेकिन वो ढेर सारी छूट भी थी। अब नए सिस्टम में कम टैक्स है, लेकिन कई सारी छूट देने की कोशिश जो की कर रही थी सरकार, उसे खत्म कर दिया गया है। नया टैक्स सिस्टम कम टैक्स कम छूट का मॉडल है। मिडिल क्लास को इससे फायदा भी है और इससे नुकसान भी है। फायदा नुकसान कैसे है? असल में प्रोफाइल पर आपकी निर्भर करता है कि आप कितनी कमाई करते हैं। ये प्रोफाइल है, उसी आधार पर सरकार ने स्लैब भी तय करने की कोशिश की है। असल में कम निवेश करने वालों के लिए अब नया सिस्टम बेहतर होगा। टैक्स की प्लानिंग करने वालों के लिए पुराना सिस्टम मजबूत था, क्योंकि वो लोग निवेश करते थे, पॉलिसी लेते थे, तो वो टैक्स के जरिए अपने पैसे को बचा लेते थे। अब आप ज्यादा निवेश करने के बारे में मत सोचिए। सरकार ने कहा है, सरकार कहती है कि आपकी जेब में जो पैसा है ना, उस पैसे को आप जाइए और खर्च कीजिए, बाजार में लगाइए, जिससे भारत की इकोनॉमी, क्योंकि हम देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे हैं। तो ये कब होगा? जब लोग बचत में पैसा रखने की बजाय बाजार में ज्यादा डालें, और बाजार में ज्यादा डालेंगे तो इकोनॉमी जो है वो उससे बूस्ट करेगी, और सरकार की भी कोशिश यही है। असल में मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य है वो कानूनी दायरे में निवेश और कटौतियों के जरिए टैक्स योग्य आय को कम करना है। असल में छोटे तौर पर एक टैक्स के दोनों रिजोमों को समझिए, क्योंकि टैक्स रिजिम में जो 12 लाख है वो सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है कि 12 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। वही जो पुरानी रिजीम थी उसमें एटीसी, एटीडी और होम लोन ब्याज के जरिए बड़ी बचत संभव थी। लोग उसमें फायदा ले लेते थे, बचत भी करते थे और उसका रिबेट लेने की कोशिश करते थे। लेकिन नए टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की जो आप आय है, आप जो पैसा कमा रहे हैं, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो जब कोई टैक्स देना ही नहीं है, आप बता दीजिए कि मैं 12 लाख कमा रहा हूं, मुझे कोई टैक्स देना नहीं है, तो आपको बस डिक्लेयर करना कि 12 लाख तक मेरी कमाई है तो मुझे कोई टैक्स देना है। लेकिन जो रिजिम है पुरानी, उसमें पुरानी रिजिम में एटीसी के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी, एनपीएस या फिर ईपीएफ में निवेश जो लोग करते थे उनको छूट मिल जाती थी। धारा 80D के तहत अपने और अपने परिवार के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे उसके प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाती थी। और जो होम लोन है, उस होम लोन में जो धारा 24B के तहत ब्याज पर जो आपका ब्याज कटता था, उस ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट थी साल की। एचआरए, एलटीए में क्या होता था? किराए के मकान में रहने पर आपको एचआरए और यात्रा यानी कि एलटीए की छूट मिल जाती थी। कुल मिलाकर यदि आप एटीसी, एटीडी और होम लोन जैसी महत्वपूर्ण कटौतियों का लाभ नहीं ले रहे हैं तो फिर नई रिजिम बेहतर है। लेकिन अगर आप इन कटौतियों का उपयोग करते हैं तो फिर पुरानी रिजिम ज्यादा आपको बचत दे सकती है। ये तमाम तरह की कोशिशें, ये बदलाव है मुख्य तौर पर। अब नए टैक्स में जो 12 लाख तक की कोई टैक्स नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है 12 लाख तक, लेकिन तय करना जरूरी है
कि आपको कौन से टैक्स सिस्टम को चुने या फिर आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर होगा। जानकारों का क्या मानना है? जानकारों का मानना है कि अब 75% लोग शायद नए टैक्स सिस्टम को ही अपनाना पसंद करेंगे। तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनमें शरद कोल इस बारे में विस्तार से बताते हैं। एक बार इनको सुनिए। टैक्स के नए नियमों के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक वैसे ही टैक्स नहीं है। टैक्स की दो रेजीम है, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम। ज़्यादा पैसे बचाने के यानी कि टैक्स बचाने के जो संसाधन है वो ओल्ड रेजीम में है, नए रेजीम में इतनी नहीं है, हालांकि रिबेट दोनों में मिलती है। तो ये उस व्यक्ति को डिसाइड करना होता है, यानी टैक्स पेयर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके लिए कौन सी रेजीम अच्छी है। अगर उसके लिए ओल्ड रेजीम अच्छी है तो बहुत सारे टैक्स बचाने के तरीके, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, निवेश करके एटीसी के अंतर्गत, मेडिकल इंश्योरेंस पर एटीडी के अंतर्गत बहुत सारे तरीके, हाउसिंग लोन का ब्याज देके। परंतु नई रेजीम में टैक्स का रेट कम है, टैक्स की स्लैब्स आसान है और 87A का यानी कि रिबेट जो मिलता है 12 लाख तक टैक्स नहीं, वो दोनों में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दोनों में उपलब्ध है। तो दोनों रेजीम के अपने अपने फायदे हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि 75% लोग अब नई रेजीम में आ जाएंगे क्योंकि वहां पर टैक्स के रेट्स और स्लैब ज्यादा टैक्स फ्रेंडली नजर आते हैं। अब जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें लॉन्ग टर्म सेविंग्स का असर क्या होगा, इसे आप समझ लीजिए। क्योंकि लोग बचत कम करेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग कमजोर हो सकती है, होम लोन वालों को नुकसान हो सकता है और पहले 2 लाख रुपए तक ब्याज पर छूट मिलती थी, अब यह फायदा खत्म हो चुका है। तो ज्यादा निवेश करने वालों को नुकसान होगा। पुराने सिस्टम में ज्यादा छूट मिलती थी, अब वैसी छूट नहीं है। सुन लीजिए। बिना निवेश के कम टैक्स ये नए रेजीम में देखने को मिलता है। नए रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन तनख्वाह यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए बना दी गई है, जो 75,000 तक उपलब्ध है। वो किसी भी नौकरी पेशा को मिल सकती है जो नए रेजीम में जा रहा है। पहली बात, सेक्शन 87A पुराने इनकम टैक्स के अनुसार 12 लाख रुपए तक रिबेट सबके लिए उपलब्ध है और एनपीएस में रिबेट नए रेजीम में भी उपलब्ध है। तो देखने वाली बात यह है कि जो नए रेजीम में जो टैक्स पेयर्स जा रहे हैं उनके लिए टैक्स का बोझ वैसे ही बहुत कम है। तो इस बात को देखते हुए ओल्ड रेजीम वही लोग लेते हैं जिनका निवेश, हाउसिंग लोन ये सब ज्यादा हो। नई रेजीम वो लोग लेते हैं जिनका हाउसिंग लोन नहीं है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, वो निवेश करके नहीं बचाना चाहते, बिना निवेश के बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यू रेजीम ठीक है। ये टैक्स पेयर को डिसाइड करना होता है और इनकम टैक्स पोर्टल पे एक कैलकुलेटर भी लगा हुआ है जिसके माध्यम से वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा रेजीम ठीक है, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। तो क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा? जी हां, 1 अप्रैल 2026 से जॉब करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है। 1 अप्रैल से नया लेबर कोड लागू होगा। तो नौकरी करने वालों की जो सैलरी है और टेक होम पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी है। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। ज्यादा पीएफ कटने से हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ा कम हो जाएगी। सरकार को कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है? 2026-27 टैक्स सिस्टम में देश को कितना नुकसान है यह समझना जरूरी है। इसका सीधा नुकसान तो यह है कि सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नया टैक्स सिस्टम जनता को राहत देता है लेकिन सरकार के खजाने पर दबाव बढ़ता है। सरकार को कितना नुकसान होगा? 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स, मिडिल क्लास से टैक्स घटा, सरकार की आय में कमी आई, टैक्स रिफॉर्म के कारण अस्थायी नुकसान हुआ और टैक्स कलेक्शन ग्रोथ भी धीमी होगी। भविष्य में और नुकसान का खतरा हो सकता है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स नुकसान इसमें देखा जा रहा है। जीएसटी और अन्य बदलाव से नुकसान और बढ़ सकता है सरकार का। लेकिन जो पुरानी पॉलिसी थी वो क्या वाकई मजबूरी थी? अब पॉलिसी लेना कितना जरूरी है? नया टैक्स सिस्टम में अब पॉलिसी लेना मजबूरी नहीं है। टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। एलआईसी, पीपीएफ, एटीसी, एटीडी की जरूरत नहीं है। पॉलिसी केवल वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकती है कि भाई मेरा पैसा है, मैंने भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। तो नए टैक्स में जो सिस्टम में ये डिफॉल्ट है जिसमें एटीसी, एटीडी की छूट अब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपना दिमाग लगाने की कोशिश आप ना करें। बिना कोई टैक्स बचत निवेश किए भी 12 लाख तक टैक्स नहीं है। सीधा घोषणा कीजिए कि मेरी सैलरी 12 लाख है, आपको कोई टैक्स नहीं देना।
नमस्ते कीजिए, जो पैसा है उसको आप लुटाइए। नए टैक्स सिस्टम में होम लोन की जो मजबूरी है वो क्या है कि नहीं है, इसे भी समझें, क्योंकि कुछ घर में इसलिए भी निवेश करते थे ताकि उनको ब्याज में छूट मिल जाए, इसके लिए वो ईएमआई का दबाव भी सहते थे। अब क्या है, स्थिति को समझ लीजिए। जो होम लोन है वो मजबूरी है या नहीं है। पहले तो आप 2 लाख रुपए पर जो ब्याज की छूट मिल जाती थी वो बचाने के लिए कुछ ना कुछ ले लेते थे, और 1.5 लाख तक प्रिंसिपल पर वो अलग से छूट मिल जाती थी, यानी 3.5 लाख का आपको फायदा साल का हो जाता था। अब जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें कोई छूट आपको मिलने वाली नहीं है। टैक्स बचाने के बारे में आप दिमाग मत लगाइए। होम लोन अब बेकार की चीज हो चुकी है और लोग टैक्स बचाने के लिए लोन लेते थे। अब नए सिस्टम में होम लोन लेना मजबूरी नहीं है। ईएमआई का दबाव लेने की भी जरूरत आपको कम है, क्योंकि पहले सोचते थे कि चलो भाई मकान भी ले लेते हैं और 3.5 लाख हर साल बच भी जाएगा। अब खेल खत्म हो चुका है। नया जो टैक्स सिस्टम है उसमें 2026 में 27 में एटीसी फॉर्म बदल गया। कैसे बदल गया समझ लीजिए। अब एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस में निवेश सब बेकार हो चुका है। एटीसी कैसे बदल गया है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले 1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिल जाती थी। इसमें एलआईसी का प्रीमियम होता था, पीपीएफ होता था, ईपीएफ और ईएलएसएस होम लोन प्रिंसिपल शामिल था। अब पहले क्या था, निवेश करो और टैक्स बचा लो। ज्यादातर एक बड़ी आबादी थी वो निवेश करती ही इसलिए थी क्योंकि उन्हें टैक्स बचाना होता था। नया सिस्टम क्या है, नए सिस्टम में एटीसी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 1.5 लाख का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अब नहीं है। सीधा असर क्या है, अब निवेश करने पर टैक्स छूट नहीं है तो लोग निवेश नहीं करेंगे। आईटीआर फॉर्म में एटीसी कॉलम सिर्फ पुराने सिस्टम में दिखता है। नए सिस्टम चुनते हैं तो एटीसी सेक्शन आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब खत्म हो चुका है। अब आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि निवेश का पूरा गेम ही बदल चुका है। तो अब आप निवेश के बारे में दिमाग मत लगाइए। निवेश के हिसाब से अगर आपने घर लिया है, निवेश के हिसाब से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप खत्म कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, क्योंकि उसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अब जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें 2026-27 में कौन मालामाल होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं। क्योंकि सरकार का यह दावा है कि मिडिल क्लास को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी, इसका बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को समझना भी जरूरी है कि आखिर जेब गरम किसकी हो रही है। 12 लाख तक की जो सैलरी है, सैलरी वालों को फायदा है। हर साल 20,000 से 80,000 तक बचत हाथ में अब कैश के तौर पर आएगी। एटीसी, एलआईसी, पीपीएफ का जो झंझट है वो नहीं रहेगा। बिना निवेश भी आप टैक्स कम दे सकते हैं। 20-35 यानी कि 20 और 35 साल की जो उम्र के युवा प्रोफेशनल्स हैं उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनकी सैलरी भी करीब करीब 12 लाख के ब्रैकेट तक आती है। शुरुआती करियर में निवेश दबाव खत्म हो जाएगा और अब खर्च और लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है तो तमाम ऐसे ऐप हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं। आप तुरंत खरीदने की चीज़ें मंगा लेते हैं, कपड़े मंगा लेते हैं, पहनने की चीज़ें मंगा लेते हैं, खाना भी तत्काल ऑर्डर करते हैं। तो आपके पास खेल समझिए कि पैसा बचने वाला ही नहीं है। अब नए टैक्स सिस्टम से किसको नुकसान हुआ और किसको, आप समझिए कि क्या स्थिति है। 3.5 लाख तक का जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था वो खत्म हो चुका है। स्कूल की फीस की रसीद आप जो संभाल के रखते थे ना, वो बेकार हो चुकी है। इंश्योरेंस जैसी जो फैमिली बातें हैं वो नुकसान की बात हो चुकी है। बच्चों की फीस में पहले टैक्स बचता था, इंश्योरेंस प्रीमियम में पहले टैक्स बचता था, अब निवेश की इच्छा वालों को नुकसान हो जाएगा। होम लोन लेने वालों को भी नुकसान होगा और हाई डिडक्शन का जो फायदा लेने वाले हैं उनको भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बड़े अमाउंट में सैलरी में बचा लेते थे, बाद में ये तमाम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, वो बचत हो जाती थी। अब वो सब बेकार हो चुका है। 2026 के बजट में मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स है, टैक्स से परे एक और राहत की बात इस नए टैक्स सिस्टम में है। वो क्या है, यानी कि जो बैगेज है, बैगेज का जो नियम है मिडिल क्लास यात्रियों के लिए सच में वाकई वो राहत की खबर लेके आया है। असल में हुआ यूं कि ड्यूटी फ्री जो अलाउंस है वो एक इसमें उपलब्धि है। विदेश से अगर आप लौट रहे हैं, विदेश से लौटने वाले भारतीय यात्रियों को पहले 50,000 रुपए की छूट मिलती थी कि आप 50,000 तक का सामान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 75,000 रुपए तक का सामान की छूट दे दी, यानी कि ड्यूटी लाने की छूट हो चुकी है। कस्टम ड्यूटी में अपनी जेब से कम पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। हर वयस्क यात्री एक लैपटॉप बिना ड्यूटी के ला सकता है। ज्वेलरी की में जो कीमत है, कीमत के आधार पर जो सीमा है उसको भी हटाकर अब
वजन के हिसाब से कर दिया, यानी कि अब आपकी कीमत नहीं होगी। अब सोना इतना सा सोना इतना महंगा मिल रहा है तो आप वजन के तौर पर अब वो आपको कीमत लगेगी। निजी सामान पर भी कस्टम ड्यूटी है वो 20% से घटकर अब वो 10% कर दी गई है। विदेश से आप अगर सामान ला रहे हैं तो वो अब आपको सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये एक मिडिल क्लास के लिए बेहतर की बात है, उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां लेकर आते हैं और एक अच्छा खासा गोल्ड और डायमंड की चीज़ें लेके आते हैं। ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए हैं जिनको इसमें फ़ायदा होने जा रहा है। असल में जानकारों का ये भी मानना है कि राहत भले ही बड़ी ना हो, लेकिन रोज़मर्रा में काम आने वाली जो खासकर कम सैलरी वाले लोग हैं, जो सैलरी पाने वाले लोग हैं और विदेश से लौट रहे हैं, तो ऐसे एनआरआई